ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दफाई तजिया नगार हैं, उनसे जानेंगे। सर, ये वाकयात तो हमारे सामने आ गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ जो सारे का सारा मामला देख लिया, पकड़ भी लिए लोग। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब इसको हमने काउंटर करना है, इस सारे मामले को हम किस सतह पे उठा सकते हैं और ऑन ग्राउंड मजीद हमें किन इकदामात की जरूरत है? जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो पहले था, पाकिस्तान ने हमेशा आई थिंक बड़े प्रूफ्स रखे। कुलभूषण का केस था, गुजार इमाम शाम्बे का वगैरह वगैरह, और दुनिया शायद इतना तवज्जो नहीं देती थी। जब से भारत ने करना शुरू किया ओवरसीज, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में और यूके में भी हुआ, एक थे अवतार सिंह खंडा, उनको मारा गया, और यूसी शुनक चूंकि वहां पे वजीर आजम में तो वो चुप कर गए, बट अदरवाइज कनाडा और यूएस में बड़े स्ट्रांग प्रूफ्स आए। तो आई थिंक इस एनवायरमेंट में अगर पाकिस्तान भी एविडेंस, एक नया एविडेंस लेके आता है, तो इसमें आई थिंक बड़ा वेट है, बिकॉज नाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक तो प्राइम्ड है, दे आर रेडी टू लिसन टू पाकिस्तान, बिकॉज एक पैटर्न नजर आ रहा है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि जब से मोदी आया तो इसमें एग्रेसिव पॉलिसी जो है उसमें आगे बढ़ी। इसमें एक थोड़ा सा टाइम दे कि 3 वजारतें इनकी इन्वॉल्व हैं। अगर कनाडा में इनकी इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है। इस तरीके से कतर में हुआ जो इनके सैबोटाज कर रहे थे 8 नेवल ऑफिसर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है, और पीछे दोवल है जिसको जेम्स बॉन्ड कहते हैं भारत वाले। तो इसका मतलब है मोदी फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सेंडिंग डेथ स्क्वाड। तो क्या रॉ जो है रिसर्च एनालिसिस विंग एक डेथ स्क्वाड बन चुका है। क्या से जरूरत है कि अभी पाकिस्तान एक तो तीनों लेवल पे, चाहे इंफॉर्मेशनल डोमेन है जिसमें इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे, दूसरा आया था डिप्लोमेटिकली आप विद इन द रीजन, क्योंकि इस वक्त जो एनवायरमेंट है साउथ एशिया में वो भारत के खिलाफ है। बांग्लादेश में आउट इंडिया कैंपेन चल रही है, मालदीव ने ऑलरेडी इनको निकाल दिया है, लेकिन रीजन में मिडिल ईस्ट को भी बताना चाहिए, हमारे दोस्त हैं, अगर वहां पे बेसिंग है रिसर्च एनालिसिस विंग की, और कतर भी यही शोर कर रहा है, उन्होंने सजाए मौत दी और बाद में आई थिंक उसको टोन डाउन किया गया। तो इसका मतलब ये तो भारत जो स्टेट लेवल पे इन्वॉल्व है, तो आई थिंक द ग्राउंड इज रेडी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल केस लेके जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप सवाल कर लें। नहीं तो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में तो उन्होंने कई टारगेट किलिंग की है, कई सिख रहनुमा, कई दूसरे हमारे पाकिस्तान की तंजीमों के लोगों को उन्होंने यहाँ मर्सीलेसली मार के तो चले गए हैं। तो ये 2 वाकया तो आप अभी देखा है कि सामने लेके आए हैं, और अमेरिका में इन्होंने जो कुछ किया है, कनाडा में किया है, अब यूरोप में भी थ्रेट्स दे रहे हैं। तो इंडिया को कोई नहीं है कि नुकेल डाले, और उनके साइज और स्ट्रेंथ की वजह से सारे यानी तगड़े का 7वीं 100 नोबडी इज बॉदर्ड इन दिस वर्ल्ड का इंडिया जिस तरह एट्रॉसिटी कर रहा है उसको नकेल डाली जाए। आई थिंक अगर ये 4 साल पहले बात होती तो आई थिंक आपकी बात में कोई वजन है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्लाउड था, स्पेशली जब से इसको जो इंडो पैसिफिक में एक ठेका दिया गया अगेंस्ट चाइना, लेकिन हुआ ये कि चाइना के अगेंस्ट ये कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं दिखा सके। और अभी जो क्वाड की अपनी रीडिंग है कि इंडिया सबसे वीक लिंक है जो अलायंस बना रहे थे। इसी तरीके से जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना था वो भी आई थिंक फलस्तीनी लड़ाई के बाद तकरीबन खत्म हो गया। अब जब आई थिंक गोरों के अपने गले पे आई है, जिस तरह आपने मेंशन किया कनाडा है, यूएस है, और यूके में भी हुआ है अवतार सिंह खंडा का जो मर्डर था, तो अभी एक एनवायरमेंट आई थिंक डिफरेंट है। दूसरा जो भारत विद इन भारत के अंदर आरएसएस जो कर रही है वो चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी इनॉग्रेशन हुई है राम मंदिर, उसके बाद मुसलमानों के साथ डेली बेसिस पे हो रहा है। तो ये चीजें अभी आई थिंक इस दौर में छुपी नहीं रह सकती। और जो भारत का एक आई थिंक स्टांस था रशिया यूक्रेन वॉर पे, उसमें भी वेस्ट के अंदर इसकी आई वुड से काफी वीकन हुई है, कमजोर हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो हिंदुस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, इसके बायस हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। जैसे अभी आपने बिल्कुल राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि कनाडा में, अमेरिका में, यूके के अंदर, कतर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तो ये मुसलसल जो भारत है वो अपने आप को दुनिया में मतलब तनी क्या समझ रहे हैं, और वो दीगर ममालिक की जो है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दीगर ममालिक के अंदर जाकर जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है। तो अभी ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके नाम अशोक कुमार और पता नहीं क्या नाम है, योगेश कुमार, शायद इनके ये 2 नाम है, तो इनसे मुतल्लिक तो जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या हिंदुस्तान
دنیا میں جو پاکستان اب یہ شواہد پیش کرے گا تو اس کا کوئی جواب بھی دے پائے گا؟ جس میں چونکہ اونس ابھی ہمارے پہ ہے بیکاز اگریسولی آپ نے خود پرسو کرنا ہے تینوں ڈومین میں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے، لیگل ہے جس میں انٹرنیشنل کورٹس ہیں. ابھی آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ لے کے گیا کیس اسرائیل کا، ڈسپائٹ پوری ریزسٹنس ہے ویسٹ کی طرف، لیکن وہ اپنا لے کے گئے ہیں کیس اور انہوں نے آئی تھنک بڑا زبردست طریقے سے لڑا ہے اور پوری دنیا نے اس چیز کو مانا ہے. باقی مڈل ایسٹ میں ہمارے اپنے دوست بیٹھے ہوئے، اگر یہ بیسنگ ہے جس طرح بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بائلیٹرلی آپ کریں، ریجنلی او آئی سی ہے اور سارک اپنا پلیٹ فارم، دین کم یونائٹڈ نیشن، پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو کافی سارے فورمز ہیں، ثبوت لے کے جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں سنی جائے گی، اسپیشلی اس انوائرمنٹ میں جب بھارت جو کافی کارنر ہوا ہے اور اسپیشلی ویسٹ اس سے ناراض ہے کہ نہ وہ چائنا کے کیس ڈلیور کر سکا، نہ رشیا پہ اس نے بات مانی، اور پھر ڈیتھ اسکواڈ بھیج کے آپ اسیسینیٹ کراتے ود ان انڈیا پہ یہ ہو رہا تھا. لائک گوری لنکیش ہے یا پروفیسر ڈبولکر ہے، انہوں نے مار دیے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں. لیکن شاید اس وقت انوائرمنٹ ایسی نہیں تھی، اس وقت آئی تھنک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ یہ کیس بڑا اسٹرانگلی آگے لے جایا جا سکتا ہے. یہ بڑا آئی تھنک پاکستان کو دل جمی کے ساتھ کنسسٹنٹلی اس کو پرسو کرنا پڑے گا.